So hello everyone. So first of all, welcome to all my dear student on my YouTube channel कृष्णा प्लीज क्लासेस। तो आज हम बच्चों बात करने जा रहे हैं नीट और IIT-JEE के बच्चों के लिए कंपटीशन में जो क्वेश्चंस आते हैं और जो कॉन्सेप्ट हैं उसके बारे में डिस्कस कर रही हूँ। तो बच्चों नीट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम बात करने जा रहे हैं। जो चैप्टर का नाम है वो नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। देखिए यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का जो चैप्टर है इससे बहुत प्रॉब्लम पूछी जाती है। तो सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट द मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब क्या है? देखिए मेजरमेंट का मतलब ये है कि जैसे कोई भी रूम है, रूम की हमें लेंथ मेजर करनी है, उसकी विड्थ मेजर करनी है, उसकी हाइट मेजर करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? मेजरमेंट करना पड़ेगा, है ना। लेंथ को मेजर करेंगे मीटर स्केल के द्वारा, उसकी विड्थ को मेजर करेंगे, उसकी हाइट को मेजर करेंगे। तो बेसिकली ये मेजरमेंट की कॉन्सेप्ट है। अब देखिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को यदि हमें मेजर करना है तो उसके लिए उसकी एक यूनिट्स होती है, ठीक है ना। अब जैसे हमें मास को मेजर करना है तो मास की यूनिट क्या होगी? किलोग्राम से मेजर कर सकते हैं, है ना। इसी तरीके से टाइम का सेकेंड होता है। तो हमारे बहुत से, जैसे हमें वाटर को मेजर करना है तो वाटर के लिए क्या लीटर का यूज़ करेंगे। वी कैन यूज द लीटर एंड वी कैन मेजर द क्वांटिटी ऑफ द वाटर। तो हम वाटर की क्वांटिटी मेजर कर सकते हैं, ठीक। तो सबसे पहले फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है हम बात करेंगे। फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है? तो देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज: लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, नंबर ऑफ द सब्सटेंस, है ना, और इलेक्ट्रिक करंट। तो इस तरीके से देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज और इनके जो यूनिट्स होते हैं दैट इज नोन एज द फंडामेंटल यूनिट्स। तो अब सबसे पहले हमें सपोज दैट हम लिखने जा रहे हैं मास। तो मास की यूनिट क्या होती है? मास को हम क्या लिख सकते हैं? केजी। इसी तरीके से लेंथ होता है तो लेंथ का यूनिट हम क्या लिख सकते हैं? मीटर। यदि हमें किसी भी रूम की लेंथ मेजर करनी है तो हमें मीटर स्केल का यूज करना पड़ेगा। विद द यूज ऑफ द मीटर स्केल वी कैन मेजर द लेंथ ऑफ एनी रूम। तो किसी रूम की लेंथ मेजर होता है। लेंथ, मास, टाइम की बात करेंगे। अब टाइम का यूनिट क्या होगा? सेकंड हो जाएगा। इसके बाद इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट, देखिए इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होगा? एम्पियर। देखिए एम्पियर की बात करेंगे। बेसिकली क्या होता है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द एम्पियर, मतलब एम्पियर लगाइए, ये कहिए मिली एमीटर के लिए। हम करंट को मिली एमीटर से मेजर करते हैं। तो मिली एमीटर हमारे पास देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द मिली एमीटर। फर्स्ट इज द मिली एमीटर, सेकंड इज द माइक्रो एमीटर। तो 2 तरीके के एमीटर होते हैं, एक मिली एमीटर होता है, एक माइक्रो एमीटर होता है। अब मिली एमीटर से हम करंट को मेजर करते हैं, जबकि गैल्वेनोमीटर जो होता है, जीए जो बोलते हैं, जीओ को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर, तो गैल्वेनोमीटर से किसी भी करंट को हम डिटेक्ट करते हैं कि ये क्लॉकवाइज करंट है या एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है ना। तो एमीटर से हम करंट मेजर करते हैं, जबकि गैल्वेनोमीटर से करंट को डिटेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में जो एमीटर होता है वो 2 तरह के होते हैं। फर्स्ट होता है मिली एमीटर, सेकंड होता है माइक्रो एमीटर। तो मिली एमीटर का मतलब क्या है? जिसमें 10⁻³ एम्पियर की करंट मेजर करते हैं वो मिली एमीटर होता है, और जिसमें 10⁻⁶ एम्पियर की करंट मेजर करते हैं उसको बोलते हैं माइक्रो एमीटर। अब देखिए मिली एमीटर को कहाँ यूज करते हैं और माइक्रो एमीटर को कहाँ यूज करते हैं। बेसिकली बच्चों क्या होता है, मिली एमीटर को यूज करने के लिए हम सेमीकंडक्टर फिजिक्स जब पढ़ते हैं तो उसमें फॉरवर्ड बायसिंग की बात करते हैं। तो फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है कि उसमें हम मिली एमीटर लगाते हैं। तो जो भी करंट मेजर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ द मिली एम्पियर, है ना। और इसी तरीके से रिवर्स बायसिंग की जब बात करते हैं सेमीकंडक्टर मैटेरियल्स में, तो वहाँ पर माइक्रो एमीटर की तरह हम मेजर करते हैं, क्योंकि वहाँ पे मिली एमीटर लगा देंगे तो वो करंट मेजर नहीं कर पाएगा, ठीक। तो इस तरीके से बेसिक बातें हैं जो हम आपको डिस्कस कर रहे हैं।
इसके बाद होता है नंबर ऑफ सब्सटेंस। अब देखिए नंबर ऑफ सब्सटेंस की यूनिट क्या होती है, मोल होती है। नंबर ऑफ सब्सटेंस की यूनिट होती है मोल, है ना। टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है, टेम्परेचर का होता है केल्विन। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, ल्यूमिनेट इंटेंसिटी का CD होता है, कैंडिला होता है, ठीक है ना। तो लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, नंबर ऑफ द सब्सटेंस, टेम्परेचर, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी, 1 2 3 4 5 6 7। तो देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। हमारी कितनी होती है, 7 होती है फंडामेंटल। और देयर आर 2 सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज, जिसको बोलते हैं प्लेन एंगल और दूसरे बोलते हैं सॉलिड एंगल। तो इस तरीके से आपकी फिजिकल क्वांटिटीज होती है। अब इनके जो यूनिट्स होती हैं उन्हीं को फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं। ये हमारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं और इनके जो यूनिट्स हैं इन्हीं को फंडामेंटल यूनिट्स के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से बच्चों, अब जैसे इलेक्ट्रिक करंट होता है, तो करंट को आप जानते हो, करंट क्या होता है, विच कैन इजीली फ्लो ऑफ द चार्ज इन एनी सर्किट, दैट इज नोन एज ए करंट। करंट का मतलब है कि किसी सर्किट में यदि चार्ज का फ्लो हो रहा है, इसका मतलब वहाँ पर करंट है। अब देखिए करंट के लिए हमें वहाँ पर एक, जैसे करंट को हमें क्या करना है, करंट को कंट्रोल करना है। तो कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वहाँ पर रेजिस्टेंस लगाने पड़ते हैं, रेजिस्टेंस लगा देना। तो रेजिस्टेंस का काम क्या होता है कि विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट, जो करंट के फ्लो का अपोज करता है, दैट इज नोन एज रेजिस्टेंस। अब बच्चों देखिए रेजिस्टेंस को ऐसे हम जा सकते हैं कि आप जैसे किसी भी कंपाउंड में स्विमिंग करते हैं, तो यू हैव टू अप्लाई द फोर्स ऑन द वाटर, वाटर में फोर्स लगाते हैं। तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं, पानी में आप रेजिस्टेंस लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं मीन्स रेजिस्टेंस लगा रहे हैं। अब जैसे पानी जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में यदि आप जाना चाह रहे हैं तो आपको ज़्यादा रेजिस्टेंस, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी आप उस डायरेक्शन में जाएंगे। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अब चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले डायमेंशंस की बात करते हैं, जो आपके कंपटीशन में बहुत क्वेश्चन आता है। डायमेंशंस क्या होता है? अब देखिए डायमेंशंस का मतलब होता है कि किसी भी ड्राइव्ड यूनिट्स की, कोई भी ड्राइव्ड यूनिट्स की जो ड्राइव्ड यूनिट्स है उस पर जो हम पावर्स चढ़ाते हैं, है ना, किसी भी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी पर जो हम पावर रेज करते हैं उसका नाम क्या होता है, डायमेंशंस होता है, ठीक है। अब जैसे फिजिकल क्वांटिटी आप ले सकते हैं, मास ले लिया, लेंथ ले लिया, टाइम ले लिया, इस पर पावर आपने लगा दी ABC, इसका मतलब क्या है, दिस इज नोन एज डायमेंशंस, ठीक। अब A में क्या हो सकता है, m की पावर 1, L की पावर 2, T की पावर C का मतलब ये 2 होगी, तो ये आपकी होगी पावर्स, ठीक। अब चलिए आगे बात करते हैं। अब इसमें करेक्टनेस ऑफ फार्मूला, मतलब किसी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है इसको समझ लीजिए। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है कि जैसे सपोज दैट यू आर हैविंग एनी इक्वेशंस, सपोज दैट v is equal to u plus 80, ये इक्वेशन है आपके पास। तो इसमें क्या है कि फर्स्टली you will find the dimensions of the left hand side, after this you will find the dimensions of the right hand side. If the dimensions of the left hand side is equal to the dimensions of the right hand side, ठीक है ना, then the given formula is correct. तो इसमें होता क्या है कि यदि दो क्वांटिटी सेम नेचर की होती हैं तो यू कैन एड इट और यू कैन सब्ट्रैक्ट, तो उसको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं या ऐड भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से डायमेंशंस ऑफ वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज की दोनों साइड की हमारी सेम होनी चाहिए, है ना। जितनी डायमेंशंस इधर की लेफ्ट हैंड साइड की होनी चाहिए उतनी डायमेंशंस राइट हैंड साइड की, ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है। अब देखिए इसमें यूजेस क्या है, व्हाट इज द यूजेस ऑफ डायमेंशंस इक्वेशंस। अब डायमेंशन एनालिसिस की इक्वेशंस के यूजेस क्या हैं, सबसे पहले बात करेंगे टू चेक करेक्टनेस ऑफ फार्मूला, करेक्टनेस ऑफ फार्मूला। किसी भी फार्मूले को कैसे चेक करते हैं कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है।
तो with the use of the derivation analysis, suppose that you are having the formula as equal to ut plus half a d square. ये फार्मूला है आपके पास। अब इसको चेक करना है कि ये फार्मूला वास्तव में करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो with the use of the derivation analysis, first of all we will write the dimensions of the left hand side. After this we will write the dimensions of the right hand side. If the dimensions of the left hand side is equal to the dimensions of the right hand side, that's why we can say the given formula is correct. अब देखिए बच्चों, सबसे पहले इस इक्वेशन में क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस लिखेंगे, फिर राइट हैंड साइड की डायमेंशंस लिखेंगे, और ये लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस आपके राइट हैंड साइड की डायमेंशंस के इक्वल है तो हमारा गिवन फार्मूला करेक्ट है। तो इस तरीके से किसी और यदि इक्वल नहीं है तो हमारा गिवन फार्मूला करेक्ट नहीं। तो इस तरीके से यू कैन चेक एनी फार्मूला दिस इज करेक्ट और इनकरेक्ट with the help of the dimension analysis। ठीक, इसके बाद आप क्या करते हैं, to change one system of unit to another, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक ये मेथड है। फिर थर्ड नंबर पे क्या होता है, to establish the relation between physical quantities। अब सपोज दैट आपका कोई जैसे फोर्स है, आप जानिए सेंटीमीटर फोर्स है। Suppose that electron revolving around the positive nucleus of any atom, किसी भी एटम के चारों इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो आप कहते हैं कि सेंटीपिटल फोर्स इज एक्टिंग बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के लिए सेंटीपिटल फोर्स लग रहा है। तो उस केस में क्या होगा, सेंटीपिटल फोर्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन, रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो एम्पियर पर डिपेंड है। तो इसका यूज करके यू कैन फाइंड द फार्मूला फॉर द सेंटीपिटल फोर्स विद द हेल्प ऑफ द डायमेंशन एनालिसिस। तो इसका यूज करके हम फार्मूला निकाल सकते हैं सेंटीपिटल फोर्स का, और जो फार्मूला F = आप निकालते थे F = mv²/r। तो इस तरीके से ये फार्मूला आपको मिल गया है। ठीक है, चलिए अब देखिए नीट लेवल पर जो डायमेंशंस हैं, वेरी इंपॉर्टेंट डायमेंशंस हैं जो एग्जामिनेशन में कई बार पूछी गई हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रेस की। अब देखिए स्ट्रेस क्या होता है। देखिए इलास्टिसिटी में पढ़ा था आप लोगों ने कि जैसे सपोज दैट यू आर हैविंग एनी स्प्रिंग, वेयर फोर्स इज अप्लाइड ऑन द स्प्रिंग, दैट इज द शेप एंड साइज ऑफ द स्प्रिंग इज चेंज। When force is removed, spring comes to initial position। तो एक स्प्रिंग लिया और स्प्रिंग को कंप्रेस किया, तो जैसे छोड़ देते हैं तो ये स्प्रिंग इनिशियल पोजीशंस में आ जाता है। हम क्या कह सकते हैं कि जो मतलब ये जो प्रॉपर्टी होती है दैट इज नोन एज इलास्टिसिटी। तो इसका मतलब स्ट्रेस, हम किसी भी स्प्रिंग पर जब फोर्स लगाते हैं तो फोर्स क्या करता है, उसकी शेप साइज को चेंज करता है। इसका मतलब है कि उस पर हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं। तो स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस इक्वल टू डिफॉर्मिंग फोर्स अपॉन एरिया, ये फार्मूला होता है। तो डिफॉर्मिंग फोर्स मींस फोर्स अपॉन एरिया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स, mlt-2 अपॉन एरिया l²। l कैंसिल, यू विल गेट स्ट्रेस is equal to ml-1 t-2। इस तरीके से आपको स्ट्रेस की वैल्यू, तो स्ट्रेस की आप डायमेंशंस बड़े आसानी से निकाल सकते हैं यदि आपको ये फार्मूला क्लियर है। तो बच्चों आप बिल्कुल पढ़ाई करते रहिएगा। इफ यू आर हैविंग द पॉजिटिव विजन एंड पॉजिटिव एक्शन देन यू कैन अचीव द टारगेट। जीवन में देखिए पढ़ना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन आपको पढ़ाई करने के लिए अपने मन को कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। जब तक आप कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे तब तक आपका पढ़ाई में मन नहीं है। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बात करते हैं स्ट्रेन की बात करते हैं। अब देखो स्ट्रेन का मतलब क्या है। स्ट्रेन का मतलब है चेंज इन लेंथ अपॉन
इनिशियल लेंथ, इनिशियल लेंथ होता है। तो चेंज इन लेंथ क्या होगी, कैपिटल एल अपॉन कैपिटल एल, तो ये L0 मिल सकता है, ये स्ट्रेन हो जाएगा, ठीक है, स्ट्रेन हो जाएगा। तो स्ट्रेन इज इक्वल टू L0 मिल जाएगा। अब ये सपोज दैट आपको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के डायमेंशंस निकालनी है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के डायमेंशंस फाइंड आउट करने के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा हुक्स लॉ, हुक्स लॉ। अब देखिए हुक्स लॉ में क्या होता है कि जो स्ट्रेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन के होता है। तो स्ट्रेस इक्वल टू हो जाएगा E इंटू स्ट्रेन हो जाएगा। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन हो जाएगा। इस तरीके से स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन की वैल्यू निकाल लेंगे। अब स्ट्रेस इक्वल टू डी फॉर्मिंग फोर्स अपॉन एगी, इसकी वैल्यू ml माइनस 1 t माइनस 2 आपने फाइंड आउट की होगी, अपॉन स्ट्रेन L0 होता है। तो यू कैन फाइंड ml माइनस 1 t माइनस 2। तो इस तरीके से आप मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू डायमेंशंस फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक। अब सपोज दैट आपसे पूछा जाता है कि कई बार जैसे नीट लेवल या जेई लेवल पे आ चुका है कि प्लांक कांस्टेंट h की डायमेंशंस कैसे निकालते हैं, प्लांक कांस्टेंट h की। तो देखिए प्लांक कांस्टेंट h की बता देते हैं, प्लांक कांस्टेंट h, प्लांक कांस्टेंट h की कैसे निकालते हैं, E इज इक्वल टू होता है h न्यू। तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, E अपॉन न्यू। अब E की वैल्यू क्या होती है, ml2t माइनस 2 अपॉन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू t माइनस 1, ये बन जाएगा ml2, अगर t माइनस 1 ऊपर जाएगा तो t माइनस बन जाएगा, तो ml2t माइनस 1, ये वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से हम प्लांक कांस्टेंट h की डायमेंशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ये भी बच्चों नीट और जेईई लेवल पे बहुत ज़्यादा पूछी जा चुकी है, तो आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसको प्रैक्टिस जरूर करिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। एक और आपको बताते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात करते हैं, कैपिटल ये भी डायमेंशंस आपकी बहुत एग्जाम में आ चुकी है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसको बोलते हैं कैपिटल जी। अब देखिए कैपिटल जी डायमेंशंस कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आपको मालूम कि लेट अस कंसीडर देयर आर टू बॉडीज, फर्स्ट इज m1, सेकंड इज m2, बोथ आर हैविंग द डिस्टेंस स्मॉल, दोनों के बीच की डिस्टेंस स्मॉल है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो दोनों के मासेस का प्रोडक्ट और उनके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उनकी डिस्टेंस के इनवर्स स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट बच्चे जोड़ा जाता है। तो यू कैन राइट f इज इक्वल टू g m1 m2 बाय r स्क्वायर। यहाँ से g की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो यू विल फाइंड f r स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। तो g इज इक्वल टू f की वैल्यू लगा दीजिए ml t माइनस 2 अपॉन l स्क्वायर अपॉन m इंटू m, ये लिख सकते हैं। ये m से m कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, m माइनस 1 l क्यूब t माइनस 2। इस तरीके से आप यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल की डायमेंशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, क्योंकि मास, दो मास के बीच हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, क्योंकि चार्जेस के बीच अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दो टाइप के फोर्स लगते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो स्ट्रॉन्गर देन होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से। इस तरीके से और भी डायमेंशंस आप फाइंड आउट कर सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना, प्रेशर की निकाल सकते हैं, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया अप्लाई करके यू विल फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द प्रेशर, ठीक है ना। तो आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में और भी डायमेंशंस डिस्कस करेंगे कि कैसे आप निकाल सकते हैं। तो ये बच्चों चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट है और इसका क्वेश्चन बिल्कुल सॉलिड है। एक बार अच्छे से डायमेंशंस तैयार कर लीजिए, एक क्वेश्चन आपको 100%, ठीक है।
तो चलिए फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू टू ऑल फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल कृष्णा क्लासेस। थैंक यू टू ऑल।